जैसे सीए को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 19 में आपने एएनआई को इंटरव्यू में कहा था कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त, सीए के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त आपने कहा था एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और वो आप दूर नहीं कर पाए उस डिसइंफॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो भी। इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है? स्मिता जी, दरमियान में मैंने कहा 41 टाइम, 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। बाकी रिलीजन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है, आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराया जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। नहीं, आंकड़े पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, 2म दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? इसमें अहमदी मैं है, बांग्लादेश की बात करता हूं जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश की 51 के आंकड़े हमारे पास है।
2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास उतरे, लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है। अगर यही थियोरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया? उसका भी तर्क नहीं है फिर तो। पोर्टल से जब इनको नागरिकता मिलेगी, इससे उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? क्या आम नागरिक की तरह, या फिर जैसे उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ सीएए के तहत हमको नागरिकता मिली है? क्या ये अलग आइडेंटिटी? ना, वो भारत के आम नागरिक की तरह ही भारत के नागरिकों की सूची में सम्मान के साथ समाहित हो जाएंगे और उनको मेरे और आपके जितना ही अधिकार होगा। वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं, एमपी भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री भी बन सकते हैं। जैसे फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो आपने किया है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, सीएए हो। एक सेकंड, फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है। उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फिर हमारे में हिंदू लॉ भी तो है, सक्सेशन लॉ है। इसका नाम हिंदू लॉ है, वो देश का नागरिक कानून ही है। लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ है, कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं सीए की वजह से? जरा भी नहीं बदलेगा। हाँ। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर सीएए नहीं लागू होगा और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है ना? तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की 6ठी अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते, वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं। एक और बात थी, वो एक तो गलतफहमी, अप्रचार कहिए या जो भी है, या कंफ्यूजन ही कहिए, कि असम में सीएए लागू होगा या नहीं होगा, और एनआरसी और सीएए ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं, इंटर देखिए, असम में जो एनआरसी की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका सीएए से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में सीएए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर 2 प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही सीएए नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो 6 शेड्यूल में वो असम के कुछ, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें, वहां नहीं लागू होगा, बाकी सब जगह लागू होगा। आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना, वहां पर शिया और अहमदी, बलोच, ये भी तो प्रताड़ित है वहां पर। देखिए, वो प्रताड़ना आंकड़ों के आधार पर इतनी सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में ये सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है। आप मेरी बात समझ कर चलिए। और शिया, अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। अच्छा, तो एक रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। अच्छा। ये स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया है कि
ये किसी भी वैध डॉक्यूमेंट के बगैर शरण में आए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर आ गए हैं। तो अब आपने पोर्टल भी खोल दिया है, उसमें वो सारे डिटेल्स करेंगे। वो पोर्टल सुरक्षित है, और अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो क्या अब वो ना नागरिक है, ना माइग्रेंट है, ना रेफ्यूजी है, क्या बन जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे, परंतु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से 85% से ज्यादा है। और कितनी देर लगेगी, क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा? हमने कोई समय मर्यादा नहीं रखी है। अच्छा, आराम से सब लोग एप्लीकेशन करें। मैं सबको अपील करता हूं, आप आराम से करिए। ये एप्लीकेशन देश की सभी भाषाओं में है। आपकी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, और आपकी समय की अनुकूलता से भारत सरकार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी। और वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा या फिर फेस टू फेस होगा? फेस टू फेस। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा। और अगर वो सेकंड जनरेशन रेफ्यूजीज है, मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान में, 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है।